इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नई दिल्ली में स्थित हैदराबाद हाउस में म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग ह्लाइंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की है, जहां आपको बता दें चले कि राष्ट्रपति 30 मई से 2 जून तक भारत की यात्रा पर हैं, तो वहीं यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति के रूप में मिनहांग की यह पहली भारत की यात्रा है, तो वहीं उनके साथ कैबिनेट के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और प्रमुख कारोबारी नेताओं का भी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत में आया है। जानकारी यह भी देते चले कि इससे पहले रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, और जिसमें कि विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के सोशल मीडिया मंच एक्स पर इसकी जानकारी को साझा किया गया। और जहां एनएसए अजीत डोभाल ने राष्ट्रपति मिन आंग से भेंट की, तो वहीं हैदराबाद हाउस में भारत और म्यांमार की वार्ता पर पीएम नरेंद्र मोदी से वे मिले। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत की यह पहली यात्रा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर पंजाब के चंडीगढ़ से है, जहां भाजपा के अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल को पूरा होने की उनकी उपलब्धियों की सराहना की, जहां उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई है और देश को विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ाया है। तो वहीं ढिल्लों का यह भी दावा है कि मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति और विकास किया है। ये है कि नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के लिए और स्पेशली भारतवर्ष के लिए जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आज तक कभी नहीं कोई कर सकता। इतना बढ़िया काम, भारत को विकसित भारत, दुनिया में चार और 5 नंबर की इकॉनमी बना दी है उन्होंने। और हमारी ऐस तरफ उनका संकल्प है कि हमने भारत को नंबर 1 इकॉनमी बनाना है। वो बनाएंगे, जो वो कहते हैं वो करेंगे। गरीबों के लिए मुफ्त मकान बनाना, उनके लिए टॉयलेट्स बनाना, जो भी उन्होंने सोचा है वो इतनी तरक्की पे सोच रहे। आज हमारी ग्रोथ 7.8 पे है। जो विकसित देश है अमेरिका जैसे, उनकी भी 2.8 पे है। हमारे को एक गरीब देश माना जाता था। पिछले 12 साल के काल में कार्यकाल जो नरेंद्र मोदी जी का है, वो इतनी विकास हुआ हर पहलू पे। आप रोड नेटवर्क ले लो, कितना बुरा था हिंदुस्तान में, आज देख लो। रेलवे नेटवर्क ला लो, एयर नेटवर्क ला लो, हर एक जगह पे हवाई अड्डे, नई ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन्स, इतना विकसित भारत, इतनी तरक्की हुई है नरेंद्र मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में, मैं बता नहीं सकता। और आगे के लिए 2029 में भी यही हमारे प्रधानमंत्री होंगे। हम तो प्रधानमंत्री जी की जितनी आप बता सकते हैं मन की बात, गरीबों के साथ, सबका विकास, सबके साथ चलते हैं, उनको सबकी पल्स मालूम है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी की टीएमसी की पार्टी सत्ता में रहते हुए तानाशाही की पार्टी रही है और किसी विधायक और सांसद की बोली बंद थी, तो वहीं लोकतंत्र भी पूरे तरीके से खतरे में था। और अब जब वहां सत्ता में वे नहीं हैं, तो उनके विधायक डर से भयमुक्त हो गए हैं। तो वहीं कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों ने नौटंकी का पराकाष्ठा को भी अब पार कर दिया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। ममता बनर्जी टीएमसी की पार्टी सत्ता में रहते हुए तानाशाही पार्टी थी। किसी विधायक और सांसद की बोली बंद था, लोकतंत्र खतरे में था। अब जब वो सत्ता में नहीं है, उनके विधायक अब उनके डर से भयमुक्त हो गया। और कल्याण बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों ने नौटंकी की पराकाष्ठा की। और जो पकड़ाया है वो टीएमसी के कार्यकर्ता ही है। पूर्व सारे संवैधानिक पदों के लोग हैं।
किसी का पीए है, किसी का सीए है, ये खास साबित हुआ। और टीवी में दिख रहा है कि नेता कैसे अपने से गिर रहे हैं। ये प्री प्लान करके शुभेंदु अधिकारी जी के बीजेपी की सरकार को बदनाम करने के लिए टीएमसी ने हेलमेट पहन के भेजा था। और एक नेता तो एक उन्हीं के पार्टी के लोग दिए और अपने से गिर गया। ये बंगाल की जनता ये नौटंकी देख चुका है। अब नौटंकी पार्टी का रोल अब नहीं बचा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने लाडली बहना योजना पर कहा कि मैं क्या बोल सकता हूं। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने इस योजना का श्रेय लिया था कि हम आपके भाई हैं, आप हमारी लाडली बहन हैं, हम आपको हर महीने 1500 रुपए देंगे और अब 3 साल तक पैसे दे रहे हैं। अब उन्हें यह एहसास हुआ है कि यह गलत था। बहुत सी महिलाएं गलत तरह से पैसे ले रही थी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने इस योजना का श्रेय लिया था कि हम आपके भाई हैं, आप हमारे लाडली बहन हैं, हम आपको हर महीने 1500 रुपया देंगे, अब 3 साल तक पैसा दे रहे। अब उनको ये साक्षात्कार हुआ है, ये गलत था। उसमें से बहुत से लाखों महिलाएं इलीगल तरीके से पैसा ले रही थी, अब पैसा वापस चाहिए। अब वो महिलाएं पैसा वापस कहाँ से देगी सरकार को, उनकी उतनी हैसियत नहीं है। तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जो करोड़ों करोड़ों रुपया राजनीति में खर्चा करते हैं, विधायक खरीदने के लिए, सांसद खरीदने के लिए, उसमें थोड़ी बचत करिए और महिलाओं की तरफ से वो पैसा जनता की तिजोरी में डाल दीजिए। और क्या मैं बोल सकता हूँ। पश्चिम बंगाल में जनता का गुस्सा इस समय टीएमसी के नेताओं पर फूट रहा है। पहले टीएमसी के सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हमला किया गया और अब रविवार को भी सांसद कल्याण बनर्जी पर कथित तौर पर हुए हमले को लेकर सियासत पूरे तरीके से गर्मा चुकी है। जहां अभिषेक और कल्याण बनर्जी पर हुए हमले को लेकर बंगाल की पूर्व सीएम और टीएमसी के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने राज्य की शुभेंदु सरकार पर तीखा हमला किया है। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने कल्याण बनर्जी पर हुए हमले को पूरी तरह से ड्रामेटिक बताया है। तो हालांकि दोनों सांसदों पर हुए हमले के बाद अब पूरा विपक्ष एकजुट भी नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में जनता का गुस्सा इस समय टीएमसी नेताओं पर फूट रहा है। पहले टीएमसी सांसद और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हमला और अब रविवार को सांसद कल्याण बनर्जी पर कथित तौर पर हुए हमले को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। अभिषेक और कल्याण बनर्जी पर हुए हमले को लेकर बंगाल की पूर्व सीएम और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने राज्य की शुभेंदु सरकार पर तीखा हमला किया है। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने कल्याण बनर्जी पर हुए हमले को पूरी तरह से ड्रामेटिक बताया है। साथ ही सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि टीएमसी ने 15 सालों तक बंगाल की जनता को लूटा है। अब जनता जाग गई है और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है। ये सबने देखा है, ना कभी उनको किसी ने मारा, ना धक्का मारा है, केवल ड्रामा। उनका ड्रामा हम पार्लियामेंट में भी देखे हैं, यहाँ भी जगह जगह देखते हैं, तो उनको कोई सीरियसली लेता नहीं। ऐसे एक व्यक्ति इतना सीनियर एडवोकेट, लीडर, एमपी, उनकी व्यवहार लेके हमेशा कंप्लेन आया। उनके पार्टी के महिला एमपी काकोली घोष दस्तीदार पार्टी को चिट्ठी लिखा, लोकसभा स्पीकर को भी उन्होंने कंप्लेन किया उनके खिलाफ। मोहा मैत्रा और एक एमपी है, इनके साथ इनकी कैसी व्यवहार रही सब जानते हैं। तो पब्लिक उन पर काफी गुस्से हैं। ये टीएमसी वालों ने जो कुकर्म किया है, टीएमसी वालों ने जो अत्याचार किया है, भ्रष्टाचार किया है, बंगाल की जनता का आक्रोश है। और इसीलिए अभिषेक बनर्जी पर भी लोग गुस्सा में कुछ फेंक फाक कर रहे हैं और कल्याण बनर्जी को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसे चीजों को अप्रूव नहीं करता हूं। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं ने टीएमसी के दोनों नेताओं पर हुए हमले को लोकतंत्र की हत्या बताया है।
विपक्ष ने राज्य की शुवेंदु सरकार पर टीएमसी के खिलाफ भड़ास निकालने का भी आरोप लगाया है। विपक्षी दलों के नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है, ये शर्मनाक है और ये दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं समझता हूं कि वो तहकीकात होने दीजिए, लेकिन महत्वपूर्ण है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, ये ज्यादा बड़ी चुनौती है। नहीं, इस तरह के हिंसा का कोई हम लोगों के संविधान में और जमहूरियत में कोई जगह नहीं है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। टीएमसी सांसदों पर हुए हमले को लेकर देश का पूरा विपक्ष एकजुट नजर आया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी संस्थापक अरविंद केजरीवाल, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने दुख जताया। पश्चिम बंगाल की राजनीति में तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। टीएमसी ने दोनों घटनाओं के लिए बीजेपी समर्थकों को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने की राजनीति बताया है। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी से जुड़े घटनाक्रम ने एक बार फिर बंगाल में राजनीतिक टकराव और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां खोड़ा क्षेत्र में स्थित नवनीत विहार में सूर्य प्रताप चौहान हत्याकांड के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को किया है। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्य आरोपी असद के घर के बाहर अवैध निर्माण और कब्जे को लेकर नोटिस चस्पा किया गया, और जहां प्रशासन ने ढोल नगाड़ों और लाउड स्पीकर के जरिए पूरे इलाके में मुनादी कराते हुए 15 दिनों के भीतर कब्जा हटाने का अल्टीमेटम दिया है। रविवार को भी प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में आरोपी असद के घर पर नोटिस चस्पा किया गया। निवासी ग्राम खोड़ा, परगना तहसील, जिला गाजियाबाद, नायब तहसीलदार गाजियाबाद एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर गाजियाबाद के द्वारा अपनी आख्या में अवगत करा। पीछे देखना, इधर पीछे, एक सेकंड इधर देखो पीछे। भैया बोलो मत यार, बजा दो भाई। कर रही है एक परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने के निर्देश ऐसे ले लो। वो स्थानीय स्तर पर माननीय मंत्री जी से चर्चा करके उनकी माता जी को के भाई है चाहेंगे उनको नगर पालिका में संविदा पे नौकरी देने का एक निर्णय हमने लिया है, ताकि परिवार को आर्थिक संबल प्रदान कर सके। पूरे परिवार का सहारा चला गया है इस संकट की घड़ी में। मैंने खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को एक और बड़ा पर्यटन तोहफा मिलने जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिलुआ ताल के सौंदर्यीकरण और पर्यटन विकास परियोजना का लोकार्पण उनकी ओर से किया जाएगा, और करीब 20 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से विकसित चिलुआ ताल अब रामगढ़ ताल की तर्ज पर ही पर्यटकों को आकर्षित करेगा। यहाँ बोटिंग, पाथवे, तो वहीं घाट, सोलर लाइट और कई आधुनिक सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। रफ्तार को छूता गोरखपुर अब एक और विकास की रफ्तार को छूने के करीब है। छूने के करीब यानी जल्द ही गोरखपुर के चिलुआ ताल लोगों को यानी आम जनता को समर्पित हो जाएगा। गोरखपुर के रामगढ़ ताल झील स्थित नौका विहार एक और नौका विहार चिलुआ ताल में बनकर तैयार है, और जल्द ही सीएम योगी इसका जो है उद्घाटन करेंगे। बताया जा रहा है कि 2 जनवरी यानी कल को बताया जा रहा है कि सीएम योगी इसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद जो है जनता को समर्पित कर देंगे। आपको बता दें कि गोरखपुर के पैडलेगंज स्थित बने नौका विहार को लेकर के अब एक और नौका विहार यानी 2.0 नौका विहार जो है पूरी तरीके से बनकर तैयार है। जल्द ही इसको जो है जनता के बीच में समर्पित कर दिया जाएगा। अब एक बार तस्वीरों को दिखा दीजिए। ये गोरखपुर का चिलुआ ताल है, जहां लोग कभी आने से कतराते थे, जहां कूड़ों का एक अंबार लगा हुआ था, जल भराव की समस्या होती थी, यानी यहाँ लोग आने से कतराते थे। अब यहाँ जो है टूरिस्ट स्पॉट यानी पूरी तरीके से पर्यटन स्थल जो है बाकायदे यहाँ पे बनता हुआ एक विकसित होते हुए यहाँ पे जो है तस्वीर दिखाई दे रही है। और लगातार इसकी जो
आपको लागत है, आपको बता दें कि 20 करोड़ से अधिक की ये लागत से इस स्थल को बनाया गया है। और बता दें कि बताया जा रहा है कि सीएम योगी कल जो है इस स्थान का यानी चिलुआ ताल के नौका विहार का लोकार्पण कर देंगे यानी उद्घाटन कर देंगे, जिसके बाद जनता जो है यहाँ पे अपने परिजन, अपने दोस्तों यारों के साथ यहाँ पे घूमने के लिए आ सकते हैं। ये गोरखपुर का चिलुआ ताल है। आप एक बार तस्वीरों को दिखा दीजिए। अगर गोरखपुर के नौका विहार को अगर आप देखिएगा, सेम उसी के तर्ज पे पूरी तरह बकायदे जो है गोरखपुर के चिलुआ ताल को बनाया गया है। यहाँ पे जो सहयोगी हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं, वो जो है साफ सफाई और व्यवस्थाओं को जो है बकायदे यहाँ पे अंतिम रूप देने का काम करेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि सीएम योगी कल जो है इसका जो है पूरी तरीके से लोकार्पण कर देंगे, जनता को समर्पित कर देंगे। बदलते गोरखपुर की तस्वीर के बीच एक तस्वीर चिलुआ ताल भी बदलाव के करीब आ चुकी है। इंडिया वॉइस के लिए प्रिंस तिवारी, गोरखपुर। अब खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्ल्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और जहां बैठक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रक्षा एवं सामरिक सहयोग और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। जानकारी देते चलें कि दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री सहयोग तो वहीं रक्षा की साझेदारी और साझा हितों के साथ विभिन्न मुद्दों पर विचार मंथन भी किया है। वार्ता के दौरान दोनों देशों में आपसी संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।